वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं UPPSC AE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं 1 नवंबर को एग्जाम है 712 पोस्ट के लिए। अभी बहुत कम ही टाइम रह गया है, लगभग 1.5 महीना रह गया है। तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से क्विकली तैयारी कर लेनी है। उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 में पेपर पूछा गया था, अगर हम वो पूरा सॉल्व कर लें टॉपिक बाय टॉपिक, क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या हॉट टॉपिक्स हैं, किस किस क्वेश्चन में से ज़्यादा, किस किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर हम लोग ये समझ लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। पेपर में बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस से दे पाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा इस हर पेपर के कुछ ना कुछ फेवरेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेट एग्जाम है, उसका फेवरेट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, सोम है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। ऐसे हर इस पेपर के फेवरेट टॉपिक्स, जैसे मैंने बताया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इसका एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, इसका RCC भी अच्छा खासा फेवरेट टॉपिक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इस पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं। मैं पर क्वेश्चन आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, उसका लॉजिक बता रहा हूँ। साथ ही साथ उस आंसर के साथ साथ और हम लोग क्या साथ साथ स्टडी कर सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन हम कितनी ले सकते हैं, वो शॉर्ट मैनर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं, सिलेक्शन कंफर्म हो जाए UPPSC AE एग्ज़ाम में, तो आप लोग हमारे UPPSC AE लमसम पैक ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनकी 10 to 15 वीडियोस प्लस 3 क्विजेज पर सब्जेक्ट। साथ ही साथ डाउट सेशन मिलेगा आपको, जिसको 24 आवर्स में कोई आंसर करेंगे हमारी टीम। ये पैक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दिस इज़ द बेस्ट कोर्स जहाँ पे आपको ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है दिस 2 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में क्रिस्प मैनर में वीडियोस मिलेगी आपको पूरी अच्छी तरह प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली डिजाइंड फॉर दिस कोर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोर्स इस UPPSC AE एग्जाम के लिए, अगर आपको थोड़े से भी डाउट्स हैं किसी टॉपिक में कहीं भी, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार पूरा कोर्स अटेंड कर लीजिए, कॉन्फिडेंस बैक आ जाएगा कि हमने पूरा कोर्स का क्रैश कोर्स जैसा कर लिया है। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, www.cizplus.com या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, CIZ प्लस ऐप। तो आई विल रिकमेंड दिस कोर्स वेरी मच। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, As per IRC 37/2001, IRC 37/2001 क्या है, ये है हाईवे का कोड। किसके रिगार्डिंग, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के रिगार्डिंग। फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन का कोड है ये बेसिकली, ठीक है। The minimum thickness of the granular base course is to be provided on a national or state highway is, बोल रहा है बेस कोर्स की मिनिमम विड्थ कितनी रिकमेंडेड है। बेस कोर्स क्या होता है, सबसे पहले होता है फ्लेक्सिबल बेस में सब बेस जो कि बिल्कुल सॉइल के ऊपर होता है, उसके बाद होता है बेस कोर्स, और उसके बाद होती है सरफेस कोर्स जिसको फिनिशिंग भी बोला जाता है। तो बेस कोर्स की मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है इस कोड के रिगार्डिंग 2001। याद रखिए ये 2001 लेटेस्ट कोड नहीं है, लेटेस्ट कोड है IRC 2018, जो कि 2018 इज द लेटेस्ट कोड। लेकिन हमारे पास जनरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, IRC 37 2012 के कोड से आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब अब 2018 तो जस्ट लेटेस्ट है ना, उसकी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं आती। हमारे रेलिवेंट क्या पड़ जाता है, 2012 का कोड ज़्यादा रिकमेंड पड़ जाता है। जैसे गेट के सिलेबस में क्या बोला हुआ है, IRC 37 2012 के रिगार्डिंग जो पेवमेंट का डिज़ाइन है आपको वो पढ़ना है। तो ये पुराने कोड से क्वेश्चन है, 2001 का ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में बेस कोर्स की थिकनेस तो उतनी है, जिसका आंसर है 150 mm। इसका आंसर कितना है, 150 mm
सॉरी, इसका आंसर है 250 mm। आई एम सॉरी, मैं यही देखने लग गया था। 250 mm इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 250 mm से कम हम लोग थिकनेस नहीं देते बेस कोर्स की। बेस कोर्स की थिकनेस कितनी देनी है? मिनिमम 250 mm फॉर द नेशनल और स्टेट हाईवे, मतलब इंपॉर्टेंट हाईवेज के लिए। आगे चलते हैं। द डिजाइन वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ 2-lane 2-way ट्रैफिक वुड बी। एक होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है? उतना साइड डिस्टेंस जितने में ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करे तो वो सेफली उस जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा हुआ है उस पॉइंट तक सेफली ब्रेक लगा के पहुंच जाए। मतलब ब्रेक लगाने पर कोई कोलिजन ना हो, स्टॉप कर जाए वहां तक। लेकिन ये तो हुई सिंगल लेन रोड की बात, मतलब अगर 1-way रोड है तब की बात है। अगर 2-lane 2-way रोड है ना, 2-lane 2-way रोड का मतलब ये है, ये रोड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गाड़ी यहां से आ रही है और एक गाड़ी यहां से आ रही है। लेट्स से इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है S और इसका भी स्टॉपिंग डिस्टेंस है S। तो अब बात क्या है कि इन दोनों का अगर कोलिजन ना हो, इन दोनों गाड़ियों का अगर कोलिजन ना हो, तो हमें इन दोनों के बीच में नेट स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा? डिजाइन वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ 2-lane 2-way ट्रैफिक वुड बी। अब इसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा? क्या 2s देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2s नहीं देना, क्योंकि 2-lane 2-way हाईवे है। मतलब ये गाड़ी अपनी लेन में चली जाएगी, ये गाड़ी अपनी लेन में चली जाएगी। 2-lane 2-way, इस वे में इस वे में। तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस तो सिर्फ S का ही देना है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग, इसका अलग। अगर ये बोला जाता है ये सिंगल लेन 2-way है, एक ही लेन में दो गाड़ियां आ रही हैं, रटना नहीं है इसको कि सिंगल लेन 2-way का S होता है, ये इसका 2s होता है। लॉजिकली उसी टाइम सोच लेना है, इसका S और इसका S। अब इन दोनों का कोलिजन ना हो तो मेरे को 2s देना पड़ेगा, क्योंकि वरना एक ही लेन में टकरा जाएंगी। या यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, इसकी लेन अलग है, इसकी लेन अलग है, बस। तो S इक्वल टू द स्टॉपिंग डिस्टेंस, इक्वल टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। द रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर द नेशनल हाईवे इन द माउंटेनियस टेरेन इज। अब ये रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या होती है? रूलिंग डिजाइन स्पीड का मतलब होता है दैट मैक्सिमम स्पीड विच अ डिजाइनर ट्राइज टू ऑप्ट। मतलब वो स्पीड जो जिसके लिए डिजाइन किया जाता है, वो मैक्सिमम स्पीड जो डिजाइनर चाहता है कि रोड पे हो, जो एक्सपेक्टेड स्पीड होती है बेसिकली, रूलिंग स्पीड जिसके लिए बेसिकली हम डिजाइन करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड जिसके लिए रोड डिजाइन होती है, रूलिंग स्पीड। अब नेशनल हाईवेज के लिए माउंटेनियस टेरेन पे जैसे जैसे टेरेन हिली स्टीप होता रहता है, स्टीपनेस बढ़ती रहती है, वैसे वैसे रूलिंग स्पीड कम होती रहती है। जैसे कि मैं अगर बताऊं नेशनल हाईवेज के लिए, फॉर नेशनल हाईवेज प्लेन टेरेन पे, प्लेन टेरेन, फिर हुआ मेरा रोलिंग टेरेन, फिर हुआ मेरा माउंटेनियस, और फिर हुआ मेरा स्टीप। ये 4 तरह के टेरेन होते हैं। इस पे रूलिंग स्पीड अगर मैं लिखूं तो इस यहाँ पे प्लेन टेरेन पे होती है 100, यहाँ होती है 80, यहाँ होती है 50 और यहाँ होती है 40। ठीक है, 100, 80, 50, 40 इसका पूरा टेबल बना हुआ है नेशनल हाईवे के लिए भी और स्टेट हाईवे के लिए। आप लोग देख सकते हैं, मैंने रूलिंग स्पीड्स बताई। तो इसने किस पे पूछा है? माउंटेनियस टेरेन पे। माउंटेनियस टेरेन पे होती है
50 किलोमीटर पर आवर की रूलिंग स्पीड होती है, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन द रोड जो डिजाइनर ऑप्ट करता है। आगे चलते हैं। द हाईवे ज्योमेट्रिक्स आर डिजाइंड फॉर, जो हाईवे की ज्योमेट्रिक्स है वो किस स्पीड के लिए डिजाइन होती है? डिजाइन स्पीड क्या है बेसिकली? दैट इज 98th परसेंटाइल स्पीड। सर ये मतलब क्या है 98th परसेंटाइल स्पीड का? मैं अगर इजी फॉर्म में बताऊं, लेट से मान लो एक रोड है, उस पर मैंने स्पीड डिसाइड कर दी कि मेरी लेट से डिजाइन स्पीड है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, मैंने डिजाइन कर दी, डिजाइन स्पीड है मेरी लेट से 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आइडियल कंडीशन में चल रहा हूं। इस डिजाइन स्पीड का मतलब क्या है? अगर मैं इस एक रोड लूं जिसमें 100 गाड़ियां हैं, मैंने 100 गाड़ियों का डाटा इकट्ठा किया, तो इस 60 किलोमीटर का क्या आर का क्या मतलब है कि ऐसी 2 ही गाड़ियां मिलेंगी जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी। बाकी 98 गाड़ियां, मतलब 98% गाड़ियां 60 से कम ही होंगी। तो सिर्फ 2 गाड़ियां जो कि मतलब कि वो हाइयर रेंज का केस हो गया। अब मैं ये नहीं, अब डिजाइन स्पीड ऐसे तो मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइन कर दो कि व्हीकल्स में देख लो मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जाती है, वहां के लिए डिजाइन कर दो, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। थोड़ी सी इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए हम 98 परसेंटाइल स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं कि सिर्फ दो ही गाड़ियां तो हैं, सिर्फ 2% ऐसी गाड़ियां हैं जो इस स्पीड को एक्सीड कर सकती हैं, बाकी सारी स्पीड इससे नीचे ही रहेंगी जो कि सेफ रहेंगी। तो डिजाइन स्पीड इज द 98th परसेंटाइल स्पीड। और सेफ स्पीड क्या होती है फिर? 85 परसेंटाइल स्पीड। और मिनिमम स्पीड कितनी होती है? 15th परसेंटाइल स्पीड। आप लोग ये सब देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है स्पीड में, ट्रैफिक डेटा में, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप लोग विजिट करिए CIZplus.com, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आप लोग लमसम पैक ले सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, सब कुछ रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। आगे चलें। द वेरिएशन मेजर्स टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कह रहा है कि जो मेजर्स मतलब कि तरीके, मेजर्स टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट्स, वो तरीके जिससे एक्सीडेंट रेट कम हो, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसको बोला गया है 3 E's, 3 E नाम से चीज है। उसका क्या नाम है? ये तो यार देखो रट्टे वाला टॉपिक है, इसमें कुछ बताने वाले, इस पर एक ही आंसर होना है इसका आंसर है इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। 3 मेजर से, मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी बताता हूँ। 3 मेजर से बांटा गया एक्सीडेंट्स को रोकने के तरीके। पहला तरीका होता है इंजीनियरिंग, कि इंजीनियरिंग ऐसी करो, मतलब कि इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करो ताकि रोड ऐसी डिजाइन हो कि उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कम हो, ब्लाइंड स्पॉट्स कम हो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ठीक से दिया हो, ओवर साइड डिस्टेंसेस सही हो, वर्टिकल अलाइनमेंट सही हो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सही हो। तो इंजीनियरिंग ऐसी करो, ट्रैफिक स्टडी ठीक से करो, वो सब कुछ इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग स्टडीज आ गई कि उसको अगर इम्प्रूव करें तो एक्सीडेंट रेट्स कम हो जाएंगे। तीसरी बात है एनफोर्समेंट, उनको एनफोर्स करो, लॉ एनफोर्समेंट, जितनी भी टाइप की इन्फोर्समेंट है उनको इम्प्रूव करो। थर्ड है एजुकेशन, लोगों में उसकी एजुकेशन भी तो होनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करने की, सारी चीज़ों की ओवरऑल एजुकेशन बढ़ेगी तो एक्सीडेंट रेट कम होगा, लोगों को वैल्यू पता चलेगी कि हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक सेफ्टी की क्या वैल्यू है, सारी एजुकेशन समझ आएगी। तो इन 3 पार्ट्स में क्या गया है, इस चीज़ को डिवाइड किया गया है। आई होप इतनी क्लैरिटी की इन्फॉर्मेशन आपको, ये आंसर जब भी अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आता है तो आप लोगों को याद रहेगा। ये तीनों का लॉजिक इसलिए दिया जाता है कि अगर मैं ये ऐसे बस टिक करा के अगर चल देता तो क्या पता आप आगे से भूल जाएं, आपको नहीं याद रहेगा कि 3 ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, एनफोर्समेंट, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन। ये भी लगता है कि एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, हाँ नहीं, जो आंसर है वो है दैट इज इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। आगे चलते हैं। द टाई बार्स इन द कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन, एक टॉपिक होता है पेवमेंट डिजाइन का, उसमें
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, रिजिड पेवमेंट्स में जॉइंट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो टाई बार्स कहाँ यूज होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में यूज होते हैं। मैं बताता हूँ क्या, कैसे। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होते हैं कंक्रीट पेवमेंट के अलोंग, जनरली 2 स्लैब्स दी जाती हैं। तो कोई पेवमेंट बनाया ना, उसमें मैं ये उसका छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे चल रहा है मेरा, इस डायरेक्शन में मेरी क्या है, पेवमेंट है, और इस जॉइंट को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, जो दो बार्स को हेल्ड करके रखता है। ये किस लिए दिया जाता है? ताकि मेरी जो बार, अगर मैं सिंगल ही बना दूंगा ना, एक बड़ी विड्थ की मैं क्या करूंगा, स्लैब बनाऊंगा, तो वो वॉर्प कर सकती है, मतलब मुड़ सकती है, ऐसे हो जाएगी, घूम जाएगी। इसको बोलते हैं वॉर्पिंग ऑफ द स्लैब। व्हीकल के लोड के कारण वॉर्प कर जाएगी, वो ना हो, वार्पिंग स्ट्रेसेस कम हो, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दिया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, इसको मैं बोल देता हूं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, और इनको बांधने के लिए क्या किया जाता है, जॉइंट में टाई बार्स दिए जाते हैं, ऐसे इन दोनों में इंसर्टेड रहते हैं, टाई बार्स दिए जाते हैं जो कि इन दोनों को हेल्ड करके रखते हैं, ताकि मेरा एक, दोनों फिक्स होने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं एक दूसरे में रिलेटिव मूवमेंट हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए मेरा पेवमेंट, तो दोनों बाइंड रहे हैं आपस में, इसके लिए टाई बार्स दिए जाते हैं। तो टाई बार्स कहाँ दिए जाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में, आर प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ना कि एक्सपेंशन जॉइंट्स में किसी तरह के टाई बार्स नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स में किसी तरह के टाई बार्स नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट में दिए जाते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहाँ होता है? अलोंग द पेवमेंट होता है। आगे चलते हैं। द हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट मीन्स, देखो ये ट्रैफिक स्टडी पे क्वेश्चन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन है। हाईवे में मतलब जैसे हम रोड पे जाते हैं, अलग अलग टाइप की व्हीकल मूवमेंट्स देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, एक तरह की मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं मर्जिंग, एक व्हीकल ऐसे जा रहा है और दूसरा उसकी लेन में आके ऐसे मर्ज कर गया, वो कहीं दूसरी स्लिप रोड से आया लेफ्ट से और इसमें मर्ज कर गया, इसको बोलेंगे मर्जिंग। अब एक ऐसे समझ लो, एक व्हीकल ऐसे जा रहा था, दूसरा भी जा रहा था, और एकदम से इसको कहीं और जाना पड़ गया, ये दूसरी रोड लेके निकल पड़ा, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। एक होता है मर्ज भी हो रहा है, डाइवर्ज भी हो रहा है, जिसको बोलते हैं वीविंग। देखो कैसे होता है, ये वीव कर गया, बुन के चला गया। देखो पहले तो कर रहा है मर्ज, इसमें घुल जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद डाइवर्ज कर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वीविंग। एक होता है क्रॉसिंग, ऐसे, ये सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्रॉस कर जाना, ठीक है, इंटरसेक्शन पे अक्सर। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स बता रखी है, मैंने बताया डाइवर्जिंग भी होती है, मर्जिंग भी होती है, क्रॉसिंग भी होती है, इवन वीविंग भी होती है। तो इसका आंसर क्या आया? डी। सारी तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ये भी, हर तरह की मूवमेंट्स इसके टाइप्स ऑफ मूवमेंट के पार्ट्स हैं, तो इसमें सब तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following has more fire resistant characteristics? Fire resistant characteristics किस में है इसमें सबसे ज्यादा? तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में क्या है? सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद चलते हैं। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इन बेस कोर्स। जो मेरी टार की रोड्स होती हैं, कोल टार की रोड्स होती हैं बेसिकली, वो डिफरेंट डिफरेंट टार के टाइप्स हैं, जिसका नाम है RT1, RT2, RT3,
और ये RT4। एक RT तो मतलब है रोड टार बेसिकली, जो कोल प्रोडक्टेड टार। अब ये 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करता है इसकी विस्कोसिटी, जितना हाइयर नंबर उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, उतना ज्यादा विस्कस, उतना ज्यादा गाढ़ा, उतना ज्यादा थिक। इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये जो अलग अलग टाइप का टार है ना, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। बेस कोर्स के लिए मैंने बेस कोर्स अभी बताया था, बेस कोर्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, RT4। मैकेडम कंस्ट्रक्शन एक टाइप की रोड्स होती हैं, तो RT4 जो टाइप की रोड टार है उसको किस लिए यूज किया जाता है, बेस 4 के लिए, बेस कोर्स के लिए किया जाता है RT4। ठीक है, ये इन सब की भी अपनी अपनी यूजेस हैं। इस वीडियो में इतना सब बताना पॉसिबल नहीं कि RT1 RT2 RT3 किसके लिए यूज किया जाता है, RT5 भी होता है। तो हर तरह के बताने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या रेलिवेंट है कि RT4 किस लिए यूज किया जाता है, बेस कोर्स के लिए। और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या पता चली कि 1 2 3 4 क्या नंबर, ये गेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर, केवल विस्कोसिटी। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है विस्कोसिटी बढ़ती है। आगे चलते हैं। इन अ बिटुमिनस पेवमेंट, बिटुमिनस जो पेवमेंट है, एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू, एलिगेटर क्रैकिंग होती है। ये एलिगेटर क्रैकिंग क्या होती है, मान लो मैं एक रोड सरफेस का एक पैच बता रहा हूँ, हर किसी ने देखा होगा। कभी कभी ना कहीं किसी जगह पे ऐसी टाइप की क्रैकिंग हो जाती है। ड्राइंग इतनी बढ़िया तो नहीं दिख रही, मतलब मैं बता देता हूँ इसका नाम एलिगेटर क्रैकिंग क्यों आया। और यहाँ पे थोड़ी रफ से पैच होते हैं। इसका नाम एलिगेटर क्रैकिंग इसलिए है, जो एलिगेटर होता है ना, मगरमच्छ के भाई जैसा, उसकी अपर बॉडी की स्किन नहीं होती जो, उसमें ऐसे पैचेस बने होते हैं बेसिकली, उसके जैसी सरफेस हो जाती है, दैट इज एलिगेटर क्रैकिंग। पूरा पैच बन जाता है और ऐसे रोड ना से कंपार्टमेंट्स में टूट जाती है। यहाँ पे ये सारे क्रैक्स हैं व्हाइट कलर से, और ये रोड है। इस तरह की क्रैकिंग होती है, किस वजह से, उसका कारण पूछ रहे हैं। इस तरह की क्रैकिंग होती है फैटीग। फैटीग कब आता है, बार बार स्ट्रेस मूवमेंट से, मतलब कि एक बार लोड लगाया फिर हटाया लगाया, उस वजह से फैटीग आता है किसी भी मटेरियल में। फैटीग किसकी वजह से अराइज हो रहा है, रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन से। जैसे व्हीकल बार जब रोड पुरानी हो जाती है, व्हीकल आए गए, एक बार लोड आ रहा है, एक बार रिमूव हो रहा है, उसकी वजह से फैटीग आने की वजह से रोड की हालत ये हो जाती है, जिसको बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं रोड में, डिफरेंट टाइप्स की मरम्मत की जाती है। ये सब हम लोग पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, या हाईवे डिजाइन में पढ़ते हैं, बेसिकली हाईवे मेंटेनेंस में पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक एलिगेटर क्रैकिंग का। तो क्या पता चला कि जब फैटीग आता है रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन से, उस वजह से एलिगेटर क्रैकिंग हो जाती है। नाम समझ आ गया, एलिगेटर आगे से याद रहेगा। एलिगेटर की सरफेस जैसी मेरी रोड बन जाती है, पैचेस बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम एलिगेटर क्रैकिंग है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसमें कॉमेंट्स कीजिए ढेर सारे, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सबको हेल्प मिलनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे जुड़ सकते हैं आप लोग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है वहाँ पे, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आती हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपके लिए। और साथ साथ आप लोग अगर इसी तरह से इसी लेवल की प्रिपरेशन जारी रखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के अलावा भी कोर्स मटेरियल चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग UPPSC AE लमसम पैक लीजिए, विजिट कीजिए www.cizplus.com पे, या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इसी तरह प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू।
इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।